कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम सीपीसीटी पेपर को या फिर जब एग्जाम में हम जा बैठते हैं तो सीपीसीटी पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, साथ ही साथ में ये जो अटेम्प्ट करने की मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा, उन टेक्निक को अगर आपने फॉलो कर लिया तो सीपीसीटी पेपर पास करना बहुत आसान है। एक्चुअली में हम पास इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि एक हमारे पास एक पर्टिकुलर बजट नहीं है। क्योंकि अगर बजट होता तो हमें खुद डिफाइन होता कि ये चीज प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम चले जाते, जैसे अगर कहीं कोई टास्क हमें करना होता है, अगर उसका कोई पर्टिकुलर प्लान होता है कि ये चीज इसकी वजह से फॉलो होगी, तो आप आराम से पता कर पाओगे कि ये चीज हुई तो क्यों नहीं हुई। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई फंक्शन है, तो फंक्शन का आप पर्टिकुलर टास्क किसी व्यक्ति को दे देती हैं, तो अगर वो व्यक्ति इररेस्पॉन्सिबल निकला तो वो कहीं ना कहीं आपका काम नहीं होता। तो यही चीज यहां पर होती है कि आपको ये समझना होगा कि हमारा सीपीसीटी एग्जाम में किन किन सब्जेक्ट का रोल रहता है और कितना रोल है, हमें कितनी जरूरत होती उन सब्जेक्ट की मदद लेके अपने पेपर को क्वालिफाई करने की। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक प्लान समझाऊंगा और एक पूरा गणित, आप बिल्कुल फ्री माइंड लेके बैठना। माइंड में मतलब कोई भी ऐसा बात नहीं चलनी चाहिए जिससे ये चीज है थोड़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें पूरा कैलकुलेशन बेस्ड में आपको समझाऊंगा। आप इसे अगर कैलकुलेशन बेस्ड समझेंगे तो आप खुद कहोगे कि सर ये चीज हमें पहले नहीं पता था, अदरवाइज हम एग्जाम बहुत पहले ही क्वालिफाई कर जाते। तो ये अक्सर हमारे साथ होता है कि हम चीजों को बहुत लेट समझते, लेकिन मैंने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है कि अगर आप इसे फॉलो कर लिया, क्योंकि एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास है नहीं, और हमेशा जिंदगी में उसी चीज का रोना रोते हैं जो कि है नहीं। लेकिन हमें ये देखना जरूरी होता है कि हमारे पास है क्या। अगर आप ये देखना स्टार्ट कर देंगे तो आज से ही आपके जीवन में सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली में जो ऐसी सीरीज है उनके साथ जाइए, एग्जाम 100 नहीं उससे भी ज्यादा अगर परसेंटेज लगाओगे तो एग्जाम क्या लाइफ भी आप जीत पाओगे। चलिए तो मैं पहले आपको सीपीसीटी का जो एग्जाम्स होता है ना, उसका एक फिगर समझा देता हूं कि कैसे हमारा एग्जाम का पैटर्न रहता है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम का जो इस वीडियो का जो सार है ना, वो इसी टेबल में मौजूद है। अगर मैं टेबल को थोड़ा ध्यान से समझाऊं आपको, तो पहले तो आप सभी देखोगे सबसे लास्ट में जो आपका कॉलम है उसमें सब्जेक्ट लिखे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, भाई पता सबको, लेकिन फिर भी आपके पास बजट नहीं है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। चलिए, कंप्यूटर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ बोलते हैं, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। अगर मैं इनका मार्किंग करूं आपके लिए तो 52 नंबर का कंप्यूटर होता है, 5 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 6 नंबर का मैथ्स, 6 का ही रीजनिंग और 6 का हमारे पास जनरल अवेयरनेस रहता है। सबसे इंपोर्टेंट जो है आपको जो नया मिला इस वीडियो में वो है लास्ट के 3 कॉलम्स। अगर आप यहां पर देखोगे तो जो आपके एग्जाम होता है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस का डिवाइडेशन होता है इजी, मॉडरेट और हार्ड में, देखो इजी जो क्वेश्चन आते हैं पूरे 75 में से वो आपका 21 क्वेश्चन तो इजी आते हैं। 21 नहीं, मैं यहां पर समझाता हूं। देखो टोटल आपका नंबर कितना है, टोटल 75 है, 75 में 27 इजी होती है, 27 मॉडरेट और आपका 16 हार्ड होती है। लेकिन आप ये सर आप क्यों समझा रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट सर कितना है, सर हमें 38 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए सर, 38 दिला दो काम हो जाएगा। भाई 38 का ही बजट बना हुआ है, आप जो चीज आसान है ना उन्हीं से उठा लो। क्यों? क्योंकि हार्ड में जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें चाहिए 38, हमारा टारगेट है 38। कैसे बनेंगे सर, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। चलिए तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर में जो कि आसान क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 21, मीडियम जो मॉडरेट रहते हैं 21 और हार्ड क्वेश्चन 10 रहते हैं। इसीलिए अक्सर आपने मेरे वीडियो में सुना होगा 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन। क्यों कहता हूं, मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि उन 60 से 8 क्वेश्चन को साइड में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सम्मान कम नहीं होगा लेकिन पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। वो भी इतने मार्क्स के कि आप किसी को बताओगे तो बहुत अच्छा मार्क्स रहेगा। लेकिन एक्चुअली हमारे साथ होता क्या है कि हम 8 से 10 क्वेश्चन तो छोड़ो, हम एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं कि इस पेपर में आता है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है,
भाई ये तो देख लो कि जो क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो क्या उसका एक्सपेक्टेशन है आगे की नहीं है, कि उस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, आपके पेपर को टफ बनाने का। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन छोड़ देना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप अपना कैपेबिलिटी तो चेक करो। आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, फिर भी मैथ्स में हार्ड क्वेश्चन को पकड़ के बैठे हो, तो भाई गलत तो होगा ही ना। टाइम आप ज्यादा स्पेंड करोगे, चीजें कम मिलेंगी। तो इसीलिए अक्सर आपको करना क्या है कि आप इतना आउटपुट दो जिससे सॉरी इनपुट इतना दो जिससे आउटपुट आपको ज्यादा मिले। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो कंप्यूटर में ज्यादा काम करो, क्योंकि 21 नंबर इजी रहते हैं, 21 क्वेश्चन इजी रहते हैं। बस आपको इजी क्वेश्चन ढूंढने कैसे थे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे ये 21 क्वेश्चन ये वाले आसान है। भाई कभी कभी आसान और मॉडरेट वाले कैटेगरी में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई टॉपिक है जो आपके लिए इजी है और उसका कोई मॉडरेट क्वेश्चन आ गया तो वो आपको आसान लगेगा। तो इजी और मॉडरेट में हम एक मिक्स हमेशा रखते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता के जाऊंगा कि आप आसान और मॉडरेट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, साथ ही साथ में हार्ड क्वेश्चन की भी पहचान कर जाओगे। एक ऐसा पैरामीटर है कि अगर आप उसे अप्लाई करते हैं तो सारे क्वेश्चन का आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर बाकी चीज पर अप्लाई करोगे तो दो दो का मार्किंग रहता है, इजी मॉडरेट और हार्ड का। एक्चुअली में आपको ये खुद से समझना होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा वीक है। क्योंकि अगर आपने ये खुद से डिजाइन कर लिया तो फिर इस टेबल की मदद से आप 38 नहीं 48 नंबर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। देखो आप सभी को पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो 5 नंबर रहते हैं वो सबके लिए फ्री रहते हैं, क्योंकि जो लिखा रहता है उसी के आधार पर हमें जवाब देना है। तो उसमें नया कुछ है नहीं, कोई ना तो कोई फार्मूला लगाना ना कोई शॉर्टकट तैयार करना, जो लिखा है उसी को। ज्यादा अच्छी बात यह है कि आपके एग्जाम में स्टोरी आती है और स्टोरी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इन 5 नंबर को तो मैं साइड में रखता हूं। अब बात ही आती है सर कंप्यूटर में 21 नंबर कैसे आएंगे। भाई अगर आपने थोड़ा सा फंडामेंटल या फिर हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी ले लिया ना तो आपका 21 नंबर बन जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हम हमेशा फंसते हैं कोई भी टॉपिक। जैसे आज मेरे साथ एक स्टूडेंट से बात हुई थी, तो वो स्टूडेंट बहुत डीप पढ़ रहा है। अरे भाई डीप की पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या आप एक्सेल में पीएचडी करोगे? नहीं ना, पेपर निकाल के आगे बढ़ो। और भाई आपकी तो जॉब है ना, आप क्यों उस पर लगे हुए इतना? जब निकल जाता है जितनी लाइफ में जरूरत पड़े मुझे बता देना, मैं आपको खुद सिखा दूंगा भाई। लेकिन अभी एग्जाम पर फोकस करो। 21 क्वेश्चन हर स्टूडेंट ला सकता है। अगर आपके इजी क्वेश्चन 21 हो जाते हैं और मैथ्स अगर आपको नहीं आता तो वही मैंने आसान तरीके से मैथ्स भी सिखाया है कि आप मैथ्स में 2 नंबर, रीजनिंग में 2 नंबर। नहीं आते मैं दूंगा, आपको नहीं आता ना मैथ्स मैं 2 नंबर दे के जाऊंगा, मैं रीजनिंग का 2 दे के जाऊंगा। जीएस में आपको देखना समंदर है, आसान इतना। अगर आप सीपीसीटी कर रहे हैं भाई तो जीएस का भी इंपोर्टेंस आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि सीपीसीटी एग्जाम एक एलिजिबल एग्जाम है, इससे कोई जॉब नहीं लगेगी। तो जिस एग्जाम में आप फॉर्म भरोगे सीपीसीटी के आधार पर, उसमें जीएस भी आएगा, मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा। तो भाई इतना तो मैथ्स और रीजनिंग आपको आता होगा कि मिनिमम से मिनिमम इजी क्वेश्चन तो आप उठा ही लोगे। अगर इजी क्वेश्चन आप उठा लेते हैं तो 27 नंबर होते हैं। ये 27 ऐसे नंबर हैं जो हर स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। हर स्टूडेंट 5 नंबर और इंक्लूड कर दो तो कितने हो जाते हैं सब? 32 हो जाते हैं। अब 32 नंबर आते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। स्टूडेंट जब डिस्क्वालीफाई होता है वो 32 और 37 के बीच में ही रहता है, ठीक है। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को भी जानना होगा कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि आपने बता दिया सर मुझे मैथ्स नहीं आता, भाई वीकनेस तो सब बताते हैं, स्ट्रेंथ क्या, आपकी पावर क्या है। अगर आपकी पावर कंप्यूटर है तो भाई कंप्यूटर के मॉड्यूल उठाइए, क्यों छोड़ रहे हैं उन्हें? जब आपका कंप्यूटर अच्छा है, कंप्यूटर में आसान तो उठा लिए, मॉड्यूल कौन लेगा? क्योंकि आपने बोला है ना कंप्यूटर अच्छा है। अब सारा ही खराब है तो फिर पढ़ के सही करना पड़ेगा। लेकिन एक सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होता ही होता है सबका, चाहे वो मैथ्स होता है तो रीजनिंग हो जाती है, जीएस होता है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर भी सेट हो जाता है। अगर कंप्यूटर आसान है तो 21 है भाई। 21 में से आपको चाहिए कितने? सर 32 रिजर्व होगा। अरे 30 छोड़ दीजिए, 30 तो मान लो आप। 21 में से कितने चाहिए आपको? सर हमें तो चाहिए 8 नंबर सिर्फ पासिंग के लिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं
कि आप 38 छोड़ दीजिए, मैं आपको 48 दिला सकता हूँ, बस आप इस पैटर्न को फॉलो करिए। बाकी हार्ड के 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, मैथ, रीजनिंग, जीएस के 6 क्वेश्चन, इनको साइड में रख दो, हम बाद में देखेंगे, अभी दिमाग में मत लेके आओ इन्हें। हमें सिर्फ इजी और मॉडरेट पैटर्न पर ही काम करना होगा। अगर इन नंबर पे आप जाते हो तो टोटल जो आपके नंबर होते हैं वो 59 होते हैं। कितने? 59 नंबर होते हैं। 59 नंबर बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। 59 नंबर किसी स्टूडेंट के अगर पेपर में आ जाते हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा, मतलब ये कहता है कि हाँ मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा है। तो आपको तो 59 है भाई, कितने लूज करोगे आप? कितने लूज करोगे? लूज करते जाओ, आपको तो पासिंग चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने बी क्लास बता दी कि सर मेरा बी ये है, ठीक है भाई, स्ट्रेंथ भी जानो। स्ट्रेंथ अगर मैथ्स है तो मैथ्स में 6 नंबर, रीजनिंग के 6 नंबर, 12 यहां से हो जाते हैं। यानी आपने कुल मिला के 8 नंबर का गेनिंग कर लिया। 32 ऑलरेडी आपके पास थे, 8 नंबर आ गए तो पास तो हो जाओगे भाई। कोई भी गणित इस टेबल पर आप कोई भी गणित अप्लाई करोगे, चाहे तो आपका गणित अच्छा है, चाहे आपका मैथ्स अच्छा है, या फिर सॉरी गणित में से एक ही हो गया, कंप्यूटर अच्छा है, कोई पार्ट अगर आप अच्छा निकलता है तो आप पेपर को इतने आसान वे से क्वालिफाई कर जाएंगे कि आपको मतलब बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क आप अपनी जो भी नोटबुक है उसमें तैयार कर लेना टेबल को, और देख लेना मेरे 21 तैयार है, मेरे मैथ्स के 2 नंबर तैयार है, मेरे रीजनिंग के 2 नंबर तैयार है। मिनिमम से मिनिमम इतने तो लेने ही पड़ेंगे। बाकी भाई जिनका जैसे मैथ्स आपका कमजोर है, मैथ्स में हार्ड में मत जाओ, मॉडरेट और हार्ड को मिला के 4 हो जाते हैं। 4 में अगर आप तुक्का लगाते हो तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है, एक क्वेश्चन की सही है, यानी 50% पासिंग मार्क्स ले लिया आपने, 50% ही हमें चाहिए। अब बात आती है सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई क्वेश्चन आसान है या मॉडरेट है या फिर हार्ड है, कैसे पता करोगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, टाइम साइकिल। आपको अपने पेपर को टाइम साइकिल में डिवाइड करना होगा। अब सर टाइम साइकिल में डिवाइड कैसे करें? टाइम साइकिल के लिए आपको अपने जो सेक्शंस हैं उन सेक्शन में ये समझना होगा कि हम पर्टिकुलर जो हमारे सब्जेक्ट है उनमें कितना टाइम स्पेंड करेंगे पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो अपने हर क्वेश्चन को पहली बार में मत अटेम्प्ट करो। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन देखा आपका सही हो जाए, क्वेश्चन देखा आपका सही हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अरे भाई कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उसे मार्क रिव्यू करो, छोड़ दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन में आपको 30 से 35 मिनट ही लगेंगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, और आपके सेकंड साइकिल में मुश्किल से 10 क्वेश्चन जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मान लो, मैं तो 10, आप खुद से देखना कि सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सेकंड साइकिल में जाएंगे। जीएस में अगर आप टाइम टेकिंग करते हो, क्योंकि ये मैंने वो सीक्वेंस लिखा है, इसी सीक्वेंस से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। पहले कंप्यूटर, फिर जीएस, फिर मैथ्स, रीजनिंग और सबसे लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैंने हर सेक्शन का टाइम भी लिखा हुआ है। जीएस में 2 से 3 मिनट लगे, क्यों? यस नो में सीधे चले जाओ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 7 से 8 मिनट लगेंगे और रीजनिंग में 7 से 8 मिनट लगेंगे। सर 7 से 8 मिनट कैसे लगेंगे? अरे भाई मैं फर्स्ट साइकिल की बात कर रहा हूं। क्यों? पहले हमें उन क्वेश्चन को करना है जो हमसे बन रहे हैं। अब जो बनेंगे वो इजी होंगे या मॉडरेट होंगे? देखो जो देखते ही बन रहे हैं वो इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा है मॉडरेट है, और जो छूट रहे हैं समझ जाना वो हार्ड है। मैंने बताया ना, मैं आपको हर पैरामीटर देके जाऊंगा, जो इजी भी बताएगा, मॉडरेट भी बताएगा और हार्ड भी बताएगा। इजी क्वेश्चन देखा, आंसर दिख गया, क्वेश्चन देखा मतलब क्वेश्चन पढ़ा, आंसर मिल गया, इसका मतलब क्वेश्चन आसान है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, वो क्वेश्चन कैसा है, मतलब उसी फर्स्ट साइकिल में, तो वो मॉडरेट है। और अगर क्वेश्चन देख पढ़ा और समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हार्ड है, तुरंत मार्क रिव्यू करो। उसे सोचो मत भाई, सोचोगे तो टाइम निकल जाएगा। टाइम का ही पूरा खेल होता है, टाइम का पूरा खेल होता है। इस साइकिल को अगर आप अप्लाई करते हैं, मैं तो खुला प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप हमारे मॉक टेस्ट पे लगाइए। मॉक टेस्ट पे अगर अप्लाई करोगे तो खुद देख पाओगे कि कैसे हमारे सिंपल और इजी और जो हमारी मतलब मॉडरेट और हार्ड वाले क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं। अब इस फिगर में आपको दिख रहा होगा जो कलर है ना, इन कलर का बड़ा यूज होता है एग्जाम में। जैसे जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे फर्स्ट साइकिल में, सारे ग्रीन होके यहां पर आ जाएंगे, तो आप खुद से चेक कर पाओगे कि हमने पहली साइकिल में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है
और अटेम्प्ट कर लिया है तो इसका मतलब वो सही है ना। यानी पेपर से पहले भी आपको पता चल सकता है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं और कितने आंसर हमने नहीं किए, कितने मार्क रिव्यू किए, मार्क रिव्यू। अब मार्क कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, सेकंड साइकिल में जिन क्वेश्चन को रखते हैं उन क्वेश्चन को स्टार्टिंग से फिर से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, आपको स्टार्टिंग से अटेम्प्ट नहीं करना। जो क्वेश्चन आपका बैंगनी कलर का है, ये कलर का है, उसी क्वेश्चन पर क्लिक करो। बाकी जो ग्रीन है ना वो हो गया भाई, जो बॉल आपकी निकल गई जाने दो, तीर कमान से निकल गया, सही पड़ा है, टेंशन मत लो। हाँ, अगर आगे कोई क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, लगा कि आपने क्वेश्चन प्रीवियस में गलत कर दिया है तो वहां से कर लो। किसी पड़ोसी का देख के क्वेश्चन चेंज मत करो, कि क्वेश्चन चेंज अक्सर हमने किया है तो हमारा आंसर ही गलत निकला है। ठीक है, तो ये टाइम साइकिल है पूरा। और बाकी जो टाइम बचता है, क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे तो लगभग आपको सिर्फ और सिर्फ 55 से 60 मिनट का ही टाइम लग रहा है। यानी 55 से 60 मिनट का ही समय लग रहा है, 65 ले सकते हैं, 65 मिनट का समय लगा। बाकी के 10 मिनट जो आपने सेकंड साइकिल में क्वेश्चन रखे हैं, बहुत समय मिलेगा उन पर्टिकुलर क्वेश्चन पर मंथन करने के लिए। अब जो हार्ड था उस पर तो आपको तुक्का लगाना है भाई, ये तो आपको भी पता है, लेकिन अगर उन पर आप मंथन करते हैं तो भाई जब समंदर मंथन किया था तो अमृत निकल आया था। यहां पर तो क्वेश्चन के साथ मंथन कर रहे हैं तो करेक्ट हो ही जाएगा, वो तो करेक्ट आपका हो ही जाएगा। बाकी मैंने आपको क्वेश्चन टेक्निक मतलब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था। तो ये वो वीडियो है कि हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ा, सारी जल्दबाजी में पढ़ना है। कभी भी सीक्वेंस फॉलो मत करो। आप सीक्वेंस देखोगे तो पहले कंप्यूटर आता है, फिर रीडिंग, फिर मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। तो जरूर आप पहले जीएस उठा लो, आपका मैथ्स अच्छा, मैथ्स पहले उठा लो, तो चॉइस आपकी हो। और हमेशा पेपर, सीपीसीटी पेपर को तो सेकंड साइकिल में ही अटेम्प्ट करना सबसे ज्यादा समझदारी है। बाकी अगर पटवारी एग्जाम दे रहे, कोई भी एग्जाम है आपका, ये जो टेक्निक मैंने आपको समझाई किसी भी एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आप 3 साइकिल का भी यूज कर सकते हैं। अक्सर करिएगा एलिमिनेशन मेथड का यूज जरूर करें, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से हमारी चीजें आसान हो जाती। वही इस टेबल को लिख लेना, ये वो टेबल है आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। बस इसीलिए मैंने ये टेबल बनाई, बहुत रिसर्च करके बनाई टेबल, क्योंकि आपके पूरे 75 में से इजी मॉडरेट निकालना बहुत ज्यादा टफ काम है। हार्ड तो हमेशा मिल जाती है, 7 to 8 तो हमेशा मिल जाती है, लेकिन हमें आसान क्वेश्चन और मॉडरेट में प्रॉब्लम आती है। तो ये पूरा का पूरा एक फिगर है। अगर आप इस चीज को अप्लाई करते हैं अपने पेपर में तो पेपर तो छोड़ो, आप लाइफ को भी सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया लेकिन चीजें समझाना जरूरी था। तो आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस चीज को अप्लाई करिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।